वेलकम एवरीवन, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को आखिर संविधान की ज़रूरत या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन ज़रूरत पे जाने के पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा कानून, सबसे ऊंचा कानून, सबसे अपेक्स लॉ, हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है इसका, द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। The basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। Today most countries in the world have a constitution, while all democratic countries, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर देखें, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे बच्चे, तो डेमोक्रेसी दिखती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो भी पीपल हैं वो इलेक्शन के द्वारा बहुत सारे पीपल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव मिलके जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाते हैं हम उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या, लोकतंत्र। हिंदी के शब्द से आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग बच्चा ज़्यादा क्लियर होगा। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें रियल पावर लोगों के द्वारा इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में होती है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। The constitution serves several purposes। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने हेडिंग से बताया कि किसी भी कंट्री को संविधान की जरूरत क्यों है। अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी, फिर भी वहाँ पे एक अपेक्स लॉ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के होने के रेलिवेंसी को डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन tells us what the fundamental nature of our society है। हमारा संविधान ये बताता है कि कोई भी जो हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या हो सकता है, उस सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। किसी भी जगह को देखो बच्चे तो वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग थॉट के, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग कोई एक ही मुद्दे पे सहमत हों या सभी लोगों के बीच में किसी प्रकार का डेडलॉक या किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्टल इशू ना हो वहाँ पे। तो हमारा संविधान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है कि सभी लोगों के आइडियल्स, सभी लोगों के डिज़ायर्स को, सभी लोगों की इच्छाओं को क्या हमारा संविधान अपने ब्रॉडर प्रिंसिपल्स में क्या एनकलकेट कर पा रहा है या नहीं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या बताता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू द गवर्नमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया बच्चे कि अलग अलग लोगों की मेंटेलिटी, थॉट, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं। तो संविधान अलग अलग मेंटेलिटी के बाद भी एक कॉमन व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, जिसके आधार पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियल्स को रखे जाते हैं, और उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स, आइडियाज, सेट ऑफ रूल्स, लॉस के आधार पे उस कंट्री के पूरे गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, या कंट्री को चलाया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के टाइप को ही हमारा संविधान नहीं बताता है, बल्कि ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स
दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो हमारा संविधान यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज़ को भी रखता है। ये सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि नहीं इस कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा होगा, गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा होगा, लॉ मेकिंग ये होगा, लॉ एनफोर्सिंग ये होगा, लॉ इंटरप्रेटिंग ये होगा, बल्कि ये भी बताता है कि क्या आइडियल्स हैं, क्या आदर्श हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो इस छोटे से डिस्कशन से जो हमें फर्स्ट पेज में अभी हमने किया, इससे कौन सी बातें क्लियर हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, सेट ऑफ रूल्स से भी ऊपर वो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज़ की भी बात करता है। लेकिन बच्चे आप यहाँ पे फर्स्ट पेज में आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक फोटो दिया गया है और इस फोटो में आपको यहाँ पे हमारे देश के जो पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं। तो इसी से हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे 1757 से बैटल ऑफ प्लासी को जीत के अंग्रेजों ने हम पे करीब 150 साल तक हमारे ऊपर करीब 150 से 200 साल तक राज किया। लेकिन उसी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद होने के लिए हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जिसे क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसे कहते हैं। और कैसे उस इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ हमारे बहुत सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी उसमें लीडिंग फ्रीडम फाइटर की जो पर्सनैलिटीज़ थे, उन्होंने कैसे एक संविधान को बनाने की कवायद या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शुरू करी थी। उसी को ब्रीफ में यहाँ पे बताया गया है। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा बेटा कि 1885 में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, उसी को क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस कहते हैं। हालांकि वो आज एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेकिन आज से करीब 150-200 साल पहले वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में इस्टेब्लिश नहीं थी, बल्कि कांग्रेस खुद अपने आप में एक प्रकार का मूवमेंट था, एक प्रकार का आंदोलन था। आज बेशक वो एक पार्टी के फॉर्म में इस्टेब्लिश ज़्यादा है, लेकिन उसकी शुरुआत का उद्देश्य क्या था, उसके स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारत को इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से या इस कॉलोनियल गवर्नमेंट से क्या कराना, आज़ाद कराना। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है बेटा, संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या हो कि एक संविधान सभा की मांग की गई जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, और वो संविधान सभा की जब ब्रिटिशर्स जब भारत से चले जाएंगे, जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, तो वो संविधान सभा एक संविधान को बनाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका गवर्नमेंट टाइप क्या होगा, उसमें किस प्रकार का गवर्नमेंट होगी, क्या लोगों के राइट्स होंगे, क्या गवर्नमेंट का नेचर होगा, क्या वर्किंग नेचर होगा, इन सभी बातों का डिस्कशन उसमें किया जाना था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसकी मांग रखी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द assertion फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेंड मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेड इन दिसंबर 1946। तो देखिए दिसंबर 1946 में इस बात को पूरी तरीके से माना गया। अब देखिए बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 लगभग 3 ईयर के पीरियड में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए क्या होगा, किस प्रकार का उसमें गवर्नमेंट का नेचर होगा, क्या लोगों के एस्पिरेशन से, क्या आइडियल से, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसको उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट किया। लगभग अब 3 साल का टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। Free to shape their destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the greater idealism। उसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ को रखा गया और उन आइडियाज़ को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से आज़ादी दिलाई, उनके अपने आज़ाद भारत के क्या सपने थे, उन्होंने अगर वो जीवित रहते तो वो भारत के शासन को किस तरीके से देखते, उनकी नज़र में एक उनके सपनों का भारत कैसे होता, तो उनकी सभी इच्छाओं के, उनके सभी आइडियल्स को, उनके सभी प्रिंसिपल्स को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा उस ड्राफ्टेड रिटन डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। यू विल रीड मोर अबाउट द, हम लोग अगले चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में हम इसे कवर करेंगे। चलिए अगर अगले पेज में बढ़ें, अगले पेज में
कॉन्स्टिट्यूशन की रेलिवेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, या क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किसी एक कंट्री या किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को होती है, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हमारे नेबर से भी लिया गया। वन एग्जाम्पल फ्रॉम नेपाल। आपको पता होगा बेटा कि नेपाल इंडिया के नॉर्थ का, आप बोल सकते हैं कि एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट साउथ एशियन नेबर है। अब देखिए यहाँ पे नेपाल के केस में कौन सी एग्जाम्पल या कौन सी बात यहाँ पे बताई जा रही है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north until quite recently Nepal was a monarchy। अभी बच्चे आपको नेपाल में, अभी अगर आप नेपाल की बात करें वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी दिखेगी, लेकिन पहले वहाँ पे मोनार्की था, पहले वहाँ पे राजतंत्र था। मोनार्की की बात करें, डिक्टेटरशिप की बात करें, ये सभी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसको लोकतंत्र अब नहीं कहेंगे। लोकतंत्र क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि राजा कभी भी लोगों की मर्जी से नहीं बनता, वो अपने आप को राजा मान लेता सबके लिए, और वो राजा लोगों की भलाई के लिए ज़्यादातर काम नहीं करता, वो अपने लिए ज़्यादातर काम करता है या अपनी भलाई के लिए वो ज़्यादा काम करता है। इसलिए हम मोनार्की की बात करें, ऑटोक्रेसी की बात करें, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ अपनी चलाता है ना, उसे बाकी लोगों से मतलब नहीं होता, पब्लिक या पीपल वेलफेयर से मतलब नहीं होता है। इसलिए मोनार्की को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए पे कौन सी बातें बताई जा रही है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल विच had been adopted in 90 reflected the fact that the final authority rested with the king। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी और नेपाल में ओवरऑल पावर वहाँ के राजा के हाथों। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर several decades to establish democracy, एंड वहाँ के लोगों ने बहुत सालों से, कई वर्षों से वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए या डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो आंदोलन चला रहे थे। एंड इन 2006 फाइनली दे सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। तो 2006 में उन्होंने क्या फाइनली क्या किया कि लंबे संघर्ष के बाद कि 2006 में ये डिसाइड किया गया कि किंग को जितने भी अननेसेसरी पावर्स हैं मोनार्की के नाते या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म के तहत, उनको धीरे धीरे करके समाप्त किया जाए और कंट्री में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल क्या किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान लिखना शुरू किया टू स्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज वो पहले मोनार्की के काल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको वो कंटिन्यू करना क्यों नहीं चाहते थे, यही भी रीजन दिया हुआ है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ कंट्री। मैंने क्या बताया कि मोनार्की कभी भी कंट्रीज के पूरे पीपल के आइडियाज़ को, उनके विलिंग को या उनके एस्पिरेशंस को नहीं दिखाता, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर राजघराने या उस पर्टिकुलर मोनार्की से जुड़े हुए मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स से जुड़ी हुई बातों को वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, पीपल की बातों को वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए वो पहले की कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करने के मूड में वहाँ नेपाल के पीपल नहीं थे। ये सवाल आ सकता है बच्चे, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट, है ना। तो वो क्या बोले कि नेपाल वैसा होना चाहिए जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाई करी है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड करी है, जिस चीज़ के लिए वो इतने लंबे टाइम तक क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। अब देखिए बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि कैसे यहाँ पे नेपाल के लोग यहाँ पे विरोध करके या सरकार या मोनार्की के खिलाफ विरोध करके वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने नेपाल के फ्लैग को अपने हाथों में, देखिए यहाँ पे नेपाल के फ्लैग को उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है और इसके माध्यम से वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी के फेवर में वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या मोनार्की के फेवर में नहीं, मोनार्की के विरोध में वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आप कुछ ऐसा कह सकते हो। वहाँ पे The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. There was a people's struggle in 90 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. अब 2002 में एक इतने लंबे स्ट्रगल के बाद किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र citing the Maoist uprising in the countryside as his region began taking over different aspects of the government with the army's assistance। उन्होंने क्या किया कि 2002 में जितने भी वहाँ पे यह है कि आर्मी की मदद से, आर्मी की सहायता से उन्होंने उसको क्या किया, टेक ओवर किया। द किंग देन फाइनली took over as the head of government in February
2005। फिर उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट का हेड फरवरी 2005 में डिक्लेयर कर दिया कि किंग ही जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट उसके क्या होंगे, हेड। तो इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चे कि वो मोनार्की अपने आप को पीपल पे थोप रही है, वो सभी डिसीजन मेकिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। वहाँ पे पीपल की अपनी कोई विलिंग नहीं है कि पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो डिसीजन ले नहीं। यहाँ पे किंग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, सबसे अपेक्स पावर मेरे हाथ में रहेगी। तो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक वे है। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public an immediate return to democracy and peace. In 2006, अब देखिए 2006 में एक बहुत बड़ा चेंज क्या रहा बच्चे। In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ा और तीव्र हो गया। It repeatedly refused the small कंसेशंस, किंग स्मॉल कंसेशंस दे रहे थे, उनके हाथ में पावर था, लेकिन उन्हें क्या लगा कि पब्लिक को छोटे छोटे कंसेशन दो, छोटे छोटे रियायतें दो, छोटे छोटे छूट दो, तो पब्लिक डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन वहाँ के लोग अब किसी प्रकार की स्मॉल कंसेशन के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि मोनार्की हटनी चाहिए और रियल पावर पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में होनी चाहिए। फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग restored the third parliament and asked the political parties to form a government. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है बच्चे। In 2007 नेपाल adopted an interim constitution. interim constitution का मतलब क्या होता है बेटा, अंतिम। अंतिम उसे नहीं बोलते, अंतरिम का मतलब क्या होता है, जो फाइनलाइज के जस्ट पहले का होता है ना, तो इसको बोलते हैं एंटरिम बोलते हैं। एंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन द अबव फोटोज शो द प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाइए। यहाँ पे आगे देखें, अब देखिए यहाँ पे अब आगे नेपाल की बातों के यहाँ पे ब्रीफ में किस तरीके से समअप किया जा रहा है कि नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कैसे वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर मूव किया, नीड्स टू चेंज all its constitutive roles in order to user in a new society. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The caption. The second, एक तो पहला पर्पस ये था बेटा कि दूसरा पर्पस अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किसी कंट्री में होना चाहिए, क्यों किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की रेलिवेंसी क्या है, इसके जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर आप देखें तो वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, आइडियाज़, प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज़ को भी दिखाता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या होगा, राजनीतिक तंत्र की प्रकृति क्या होगी, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, लोगों का रोल क्या होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो सकता है, किस प्रकार लोग नियम बनाएंगे, कैसे लोग नियम को लागू करेंगे, न्यायपालिका का क्या रोल होगा, कैसे लोगों को जस्टिस मिल सकता है। इन सभी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। अब देखिए, तो नेपाल का जो पहले वाला संविधान था उसमें क्या था कि जो किंग होंगे वही कंट्री को रूल करेंगे, पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कंट्री के रूलिंग में कोई रोल नहीं होगा, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक वे था। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ, जो उनके द्वारा जो मंत्री के जो परिषद है, इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन plays a crucial role in laying out certain important guidelines that गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा हमें गाइडलाइन भी देता है बेटा कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है, आप सोसाइटी के लिए कैसे रूल फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे रूल को एनफोर्स करेंगे या लागू करेंगे, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको क्या करना है। संविधान इस मामले में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट का काम करता है, और वही डॉक्यूमेंट हमें कंट्री को रूल करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रॉड गाइडलाइन की तरह भी वो यूज़ किया जाता है, या उसका हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अस
However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला बच्चे कि पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्री में रूल करता है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड होने के बाद वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, ऑटोक्रेट हो सकते हैं, लोगों के खिलाफ कुछ गलत स्टेप्स भी ले सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये संविधान में पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के लिए भी सेफगार्ड्स देता है कि पीपल के लिए आप क्या करें और पीपल के लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बहुत बेसिक राइट्स एंड वन ऑफ देम इज फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जिसको कहते हैं, हम आगे इन डिटेल करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों को, संस्थाओं को, पीपल्स को और सबसे बड़ी बात अपने सिटीजन्स को बहुत सारे बेसिक राइट्स की गारंटी देता है कि कोई भी सॉवरेन, कोई भी सरकार, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन नहीं सकती है। तो यहाँ पे संविधान का रोल आप एक बहुत इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिल। अब देखेंगे बेटा कि इस चैप्टर में या पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स में आपको इस प्रकार के बहुत सारे एक विजुअल इमेजेस के माध्यम से जिसमें कॉन्वर्सेशन बताया गया है, और इसको हम लोग स्टोरी बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरी बोर्ड। और इस स्टोरी बोर्ड के द्वारा कैसे कोई किसी अपने पावर का या अपने अथॉरिटी का या अपने सत्ता का या अपना डोमिनेंस वो लोगों पे दिखाता है या अपने पावर का वो मिसयूज करता है, जिसके कारण इनजस्टिस होता है, जिसके कारण लोग जिस अधिकार के लिए डिजर्व करते कई बार उन्हें वो अधिकार नहीं दिया जाता, या कई बार जो डोमिनेशन ग्रुप है वो अपने अधिकार का दूसरे लोगों के लिए क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। उसे आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते। इसमें क्लासरूम में एग्जाम्पल क्या दिया गया देखिए इसमें, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुल्ली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम इन सम अर्जेंट वर्क, शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग इन। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेटा कि सुरेश क्लास का मॉनिटर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से बुलिंग करके वो किसी भी अपने कलीग्स को क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं मैम के पास मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, और मैम के पास वो जाके शिकायत कर देता है और उस बच्चे की शिकायत कर जिस बच्चे ने वैसा कुछ गलत काम किया भी नहीं था, और फिर वो मैम आके उस बच्चे को वहाँ पे डांट रही होती है। तो यहाँ पे देखिए सुरेश के ऊपर एक क्लास मॉनिटरशिप की ड्यूटी दी गई है, लेकिन उसका काम है डिसिप्लिन को रेगुलेट करना और जो बच्चा शरारत करे उसकी शिकायत मैम से करना, लेकिन वो यहाँ पे अपने राइट्स का क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा बेटा। और आप इसी सिचुएशन को आप डेमोक्रेटिक रूलिंग सिचुएशन से कंपेयर करिए, तो यहाँ पे आपको फिर पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का होना, कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरी पॉइंट्स का, ईच एंड एवरी राइट्स का, ईच एंड एवरी ड्यूटीज़ का एज अ गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेड होना कंट्री के रूलिंग सिस्टम के लिए कितना जरूरी है, ये हमें दर्शाता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन lays down rules that guard against this misuse of power by our political leaders. Indian Constitution, about which you will read more in the later chapter section of the fundamental। अब देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे सेगमेंट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डू यू रिकॉल? अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा कि प्रीवियस चैप्टर में अपने क्लास 7 में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आपने किताब पढ़ी थी, उसमें दिया गया था जूठन, है ना, तो उनका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या देखिए, डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7 बुक। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना। भेदभाव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत काम नहीं किया फिर भी अगर हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीट ना करके अनइक्वली ट्रीट करना, इसी को डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट इज टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। You read about the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizens can be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, gender,
एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ अगर अनइक्वली आप ट्रीट कर रहे हैं तो अनइक्वली ट्रीट करने से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए आपको इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी को मेंटेन करते हुए दिखाना है। और राइट टू इक्वलिटी इज आवर फंडामेंटल राइट्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन डिटेल हम अगले चैप्टर में आगे वाले पॉइंट्स में करेंगे यहाँ पे। तो इस चीज के भी बारे में हमारा संविधान क्या बताता है कि हमारे पास समता के अधिकार है, समानता के अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी ऑल सिटीजन्स के पास है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रूलिंग पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट बोले ज़्यादा बेहतर होगा, नॉट रूलिंग पार्टी, तो वो किसी के भी साथ वो इनइक्वल ट्रीटमेंट या इनइक्वल बिहेवियर या इनइक्वल प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट में अगर संविधान का हम अगर अनदर इंपॉर्टेंट अगर हम लोग रेलिवेंसी देखें, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group doesn't use its power against other। हमने थोड़ी देर पहले बताया बच्चे कि सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटी होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ होते हैं, मेजोरिटीज़ भी होते हैं, माइनॉरिटीज़ भी होते हैं। तो संविधान हर किसी के लिए बेसिक राइट्स की बात करता है और जो भी मेजोरिटी वाले ग्रुप है वो कभी भी अपने मर्जी को माइनॉरिटी वाले ग्रुप पे वो थोपते नहीं। जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि अगर 10 लोगों ने कुछ बोला और 5 लोगों की अगर वहाँ पे मर्जी नहीं है तो 10 लोगों की मर्जी को हम 5 लोगों पे थोपते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे संविधान क्या कहता है कि इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए और मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी को कभी भी डोमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के भी अपने सेफगार्ड्स हैं, उनके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं। तो संविधान डोमिनेशन को भी स्ट्रिक्टली क्या करता, प्रोहिबिट करता है या किसी भी प्रकार के डोमिनेशन को वो एक इनजस्टिस की तरह देखता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब देखिए बेटा इसमें भी स्टोरी बोर्ड के द्वारा एक क्लासरूम सिचुएशन, आप इसको पढ़ना, इसका मैं सार बता रहा हूँ क्या है कि एक क्लास ऐसी है जिसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हैं और कुछ उसमें गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स ने क्या बोला कि आज हम लोग कोई और गेम खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं तो बॉयज़ जिस गेम को खेलने के लिए यूज्ड टू हैं या जिस गेम को वो चाहते खेल उसी गेम को खेलें। गर्ल्स क्या बोलती है कि ये गेम तो आप लोग हर दिन खेलते हो, आज हम लोग कोई दूसरा गेम खेल ले। तो यहाँ पे एक प्रकार का डोमिनेशन क्या है कि मेजोरिटी बॉयज़ की है, माइनॉरिटी उस पर्टिकुलर क्लास में गर्ल्स की है। तो मेजोरिटी बॉयज़ का अपने मर्जी को वो माइनॉरिटीज गर्ल्स पे इंपोज कर रहा है कि नहीं आपको यही गेम खेलना होगा अगर खेलना चाहते हो तो, अदरवाइज आप मत खेलो। इसे आप कंट्री के सिचुएशन से बच्चा अगर आप कंपेयर करो या वहाँ से अगर कनेक्ट करो तो यहाँ पे इस प्रकार के डोमिनेशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली खत्म करने की बात करता है और उसे एक वो इनजस्टिस या अन्याय की तरह देखता है। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and so against their interests. As the above storyboard, every society is prone to tyranny. Tyranny का मतलब क्या बेटा, डोमिनेशन, टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। हर सोसाइटी में मेजोरिटी होती है क्योंकि हर कम्युनिटी समान संख्या समान अमाउंट में नहीं हो सकती, कुछ की संख्या ज़्यादा होगी, कुछ की संख्या कम होगी। लेकिन आमतौर पे हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी या माइंडसेट क्या होता है कि जो मेजोरिटी में है उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार है, उन्हें हर चीज़ डिसाइड करने का अधिकार है और डिसाइडेड चीज़ों को माइनॉरिटीज़ पे इम्पोज करने का या थोपने का अधिकार है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by majority of the minority. अब देखिए बेटा यहाँ पे भी डोमिनेशन दो प्रकार का दिखता है, एक है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और एक है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी का मतलब क्या बेटा कि मान लीजिए बेटा कि अगर मैं बोल ABCD 4 कम्युनिटी है, अगर ए की मेजोरिटी ज़्यादा, अगर ए कम्युनिटी अगर बी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है तो इसे क्या बोलेंगे,
इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। एक कम्युनिटी अगर दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, उन्हें सप्रेस कर रही है, अपने अधिकारों को या अपने डिसीजंस को उन पे थोप रही है, इसे बोलेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। लेकिन अगर एक कम्युनिटी में भी कुछ बड़े, कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, कुछ ज़्यादा अमीर लोग हैं, कुछ ज़्यादा रिसोर्स पर्सन हैं, या कुछ ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास अधिकार नहीं है, और सबसे बड़ी बात जिनके पास पावर्स नहीं है। अगर एक कम्युनिटी अपने में ही बड़े लोगों, छोटे लोगों को दबा रहे हैं, अभी हमने क्या बोला कि ए का डोमिनेशन बी पे है तो वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन है। लेकिन ए में ही अगर बहुत सारे लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे, तो एक कम्युनिटी में ही जो बड़े लोग हैं अगर वो छोटे लोग को, मझोले लोगों को या नीचे के तबके को दबाते हैं तो इसे बोलेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। दोनों में डिफरेंस, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को दबाती है, इसे बोलेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और एक कम्युनिटी अपने कम्युनिटी में ही अदर्स पीपल को दबाती है तो उसे बोलेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। नेक्स्ट पेज में जो संविधान के एक अलग पॉइंट्स की ओर इशारा करता है, और ये भी संविधान के रेलिवेंसी के सपोर्ट में हमारे पास हमारे रेलिवेंसी के सपोर्ट में बातें कहता है कि क्यों संविधान का होना किसी कंट्री के लिए जरूरी है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। हमें अपने आप से सेव करता है हमारा संविधान। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, सुनने में बड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन दैट्स रियलिटी। क्या है आगे के लाइन से समझते हैं। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज द मीन बाय दिस वी माइट फील इट्स। ये आगे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन helps us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. अब देखिए यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में, यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल, बच्चे एक बहुत बड़ी बात, क्या सारे एग्जाम्पल्स आपकी स्कूल सिचुएशन से कनेक्ट करते हुए बताया गया ताकि आप उसको और बेटरली समझ सको। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, शबनम इन अ फिक्स सी हैज अ डिसीजन टू मेक, आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट। यहाँ पे मैं इसका आपको क्रक्स बता रहा था बेटा, शबनम का 2 दिन के बाद पेपर है, घर के सभी मेंबर्स टीवी देख रहे हैं, उसकी भी टीवी देखने की इच्छा है, लेकिन वो क्या कहती है कि अगर मैं टीवी देखूंगी तो 2 दिन के बाद मेरे पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी, तो मेरा पेपर वहाँ पे खराब हो सकता है। तो वो अपने मम्मी पापा से ये करती है, अपनी मम्मी पापा से कहती है कि माँ या पापा मेरा 2 दिन बाद पेपर है, तो मेरा भी टीवी देखने का मन कर रहा है, लेकिन पेपर के कारण मैं टीवी देख नहीं सकती क्योंकि फिर मेरा पेपर की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो वो अपने मम्मी पापा से यहाँ पे बहुत ही एक रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप लोग भी अगर टीवी ना देखें या फिर आप लोग भी टीवी बंद करके कोई और काम करें, तो मेरा जो टीवी देखने का जो मेरा मन है ना, जो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, वो मन मेरा क्या हो जाएगा, पढ़ाई की ओर लग जाएगा, और मैं अपने आप को एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकती हूँ। और फाइनली उनके माता पिता इस बात को मानते हैं और वो उसकी प्रिपरेशन और उसके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो इस एग्जाम्पल से क्या होता है कि कई बार हमारे अपने आइडियल्स होते हैं, हमारे अपने आदर्श होते हैं, लेकिन हम अपने आइडियल्स, अपने आदर्शों को कुछ यूं रखें, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा काम करें जिसके कारण एक ब्रॉडर कम्युनिटी के आइडियल्स, प्रिंसिपल्स या उनके इंटरेस्ट किसी भी कारण से नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे कुछ काम करना चाहिए, वो काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसके कारण अगर बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है या बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट अगर प्रभावित होते हैं, तो उस काम को वहां पे हमारा संविधान एक बेहतर नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ना करने की सलाह देता है। क्या लिखा हुआ आगे के लाइन में, सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. हमारे अपने कुछ सिद्धांत हैं, हम उन्हीं सिद्धांतों से गाइड होकर काम करते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों के कारण अगर कंट्री के बहुत सारे ब्रॉडर कम्युनिटी के लोगों के अपने प्रिंसिपल, उनके अपने वर्क, उनके अपने बिहेवियर्स और उनके अपने इंटरेस्ट अगर प्रभावित होते हैं, तो हम उन प्रकार की चीज़ों को कंटिन्यू ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right, swept by the emotion that may not be realized that in the long run. डिक्टेटोरियल रूल में क्या होता है बेटा कि जो अपनी सिर्फ सुनता है, जिसे अपने आप से मतलब है, जिन्हें पब्लिक वेलफेयर, जिन्हें पब्लिक से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, और ये भी एक प्रकार का नॉन डेमोक्रेटिक वे है अपनी बात को ज़बरदस्ती औरों पे थोपने का।
है ना, डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज whims, whims मैंने क्या बेटा, नोशन, विचार, these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizen and प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या हमारे अपने कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसके कारण मुझे ये काम करने चाहिए, और ये डिक्टेटोरियल रूल में ज़्यादा देखा जाता है जो एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उनके इस सिद्धांत, उनके इस व्यवहार, उनकी इस सोच के कारण अगर बहुत बड़े कम्युनिटी के अपनी सोच, उनके अपने अधिकार, उनके अपने सिद्धांत, उनके अपने कर्तव्य अगर प्रभावित होते हैं तो हम इस प्रकार की चीज़ों को ना करें। कि कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत हित के लिए हम सामूहिक हित को खराब नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए आप सामूहिक सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट, इन ब्रीफ बोलें तो हमारा संविधान ये कहता है कि आपको पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पूरे कंट्रीज के सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और हर इंसान की, हर कम्युनिटी की, इवन संस्थाओं के भी अपने बेसिक राइट्स होते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, और हमारा संविधान उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स की अनदेखी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र ये भी कहता है कि हर पीपल को, हर सिटीजन को डिग्निटी के साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का, अपनी बात बताने का और अपने आप का एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो इस वीडियो में बच्चे इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन से संविधान के रेलिवेंसी के बारे में, कि संविधान की ज़रूरत एक कंट्री को या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को क्यों होती है, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। इस वीडियो में इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच ऑल।